नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मेरे साथ हैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह। डॉक्टर पवन सीनियर कंसल्टेंट हैं और हेड हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बीएमटी के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर की अगर जब बात करते हैं तो ब्लड कैंसर एक्चुअली होता क्या है? देखिए, जैसा कि कैंसर के बारे में हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स यानी कि कोशिकाएं, हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो किसी भी कोशिका यानी कि किसी भी सेल का कैंसर हो सकता है, सिर से लेकर पांव तक। तो ब्लड में भी कुछ प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। तो जब इन सेल्स का कैंसर होता है तो उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर में मेनली 3 प्रकार के होते हैं: लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और माइलोमा। डॉक्टर साहब, इसके मतलब किस वजह से, क्या कारण रहते हैं? देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो कोई कारण ऐसा पता नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पुराने स्टडीज़ में और देखा गया है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि रेडिएशन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बहुत हाई डोज में रेडिएशन, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया था, तो उसके बाद में वहाँ पे ब्लड कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हुआ। दूसरे होते हैं कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स, खासतौर से एरोमेटिक कंपाउंड जो कि पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ होते हैं। हालांकि आजकल जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर सभी सेफ हैं, इसीलिए उनको अप्रूवल मिला है और वही पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ करते थे उनसे भी कोई भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं डीडीटी, जो कि कई सालों पहले बैन हो चुकी है। तो यही 2 नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई खास ऐसा रिस्क फैक्टर अभी तक नहीं पता लगाया गया है। अच्छा डॉक्टर पवन, अगर मैं ये पूछूं कि क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे किसी भी आदमी को लगता है कि उसको जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि ब्लड में जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, जब इनकी एबनॉर्मेलिटी होती है, तो जब ब्लड कैंसर होता है तो उसमें इन सारे सेल्स की एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो रेड ब्लड सेल की अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसकी वजह से वीकनेस होना, थकावट होना। प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, तो अगर किसी को ब्लीडिंग्स हो रही है, जैसे गम से, मसूड़ों से, नाक से, या स्किन में कई बार ब्लीडिंग हो, या कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मोशन में ब्लड आना, ये होता है। तीसरे प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनका काम होता है इम्यूनिटी, इन्फेक्शन से लड़ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बार बार इन्फेक्शन होना, सीरियस इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना या फीवर आना। तो ये मेनली सिम्टम्स होते हैं। तो वीकनेस, फीवर, ब्लीडिंग। दूसरे कुछ अलग से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, उल्टी होना, सिर में दर्द, और कहीं पे भी बॉडी में बोन पेन्स खास तौर से। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार माइलोमा में एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि माइलोमा किडनी को अफेक्ट करता है, तो यूरिन आउटपुट, पेशाब कम हो जाना, या किडनी फेलियर की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेनली सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के। या गांठें निकल के आना, जैसे लिम्फोमा होता है तो उसमें बगल में, नेक में, एक्जिला में गांठें निकल के आ सकते हैं, लिम्फ नोड जिनको बोलते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं लिम्फोमा के। या कई बार वजन का कम होना, पसीना आना बहुत ज़्यादा, नाइट स्वेट्स जिसको बोलते हैं, खासतौर से रात के समय। तो ये मेनली सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के। अच्छा डॉक्टर पवन, ब्लड कैंसर की जब बात करते हैं तो पहले का अगर मैं इम्प्रेशन लूँ तो ये होता था कि बहुत ही कम चांसेस होते थे लोगों के इसमें सर्वाइव होने के। लेकिन पिछले कुछ समय में जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आए हैं, बहुत नई चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आया है। तो अगर मैं ये पूछूं कि आज की तारीख में हमारे देश में ब्लड कैंसर को लेकर किस किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? देखिए, ब्लड कैंसर अगर हम ऑन्कोलॉजी में बात करें तो मेनली 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है: कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का ब्लड कैंसर के किसी भी में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं होता। मेनली इसका इलाज कीमोथेरेपी और कुछ केसेस में रेडिएशन के द्वारा किया जाता है, जैसे कि लिम्फोमा या माइलोमा में कई बार रेडिएशन यूज होती है। अदरवाइज मेनली कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कन्वेंशनल कीमोथेरेपी जो होती है वो यूज करी जाती हैं। दूसरा हो सकता है कि इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जो होती हैं। तो ये सब दवाइयाँ हैं। अगर हम पिछले 2-3 दशकों में देखें तो पूरी दुनिया में ही काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है ऑन्कोलॉजी में, खासतौर से ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में नई इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़ आई हैं, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर और सॉलिड कैंसर में जो डिफरेंस है वो ये है कि सॉलिड कैंसर में क्योंकि बीमारी ज़्यादातर केस में लेट पता चलती है, जिसकी वजह से क्योर का ऑप्शन नहीं होता है, तो उसमें मेनली पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। बट ब्लड कैंसर में हम इस बीमारी की क्योर की बात करते हैं, इसको हम क्योर कर सकते हैं, यानी कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।
और रिसेंटली अगर एक मैं एग्जांपल बता देना चाहूँगा, जैसे CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, 97 से पहले इस बीमारी का इंटरफेरॉन यूज़ किया जाता था या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यही दो प्रकार के ट्रीटमेंट थे जिससे इस बीमारी को ठीक किया जाता था। बट उसके बाद से 97 में इमैटिनिब करके एक टैबलेट है, टारगेटेड थेरेपी जिसको बोलते हैं, टैबलेट है, रोज़ एक गोली खानी होती है। उसकी वजह से इस बीमारी की बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जब से इमैटिनिब यानी कि टीके, इमैटिनिब, निलोटिनिब, डेसाटिनिब और भी TKI बोलते हैं इनको, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर दवाइयाँ हैं, इससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल आउटडेटेड है। CML में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब बहुत ही कम इंडिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिछले 2-3 दशकों में जो डेवलपमेंट हुआ है, और हर साल अगर हम देखें ऑन्कोलॉजी में नई दवाइयाँ FDA के द्वारा अप्रूव करी जाती हैं, कम से कम नहीं तो बड़ी बात नहीं है, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट डिफरेंट प्रकार की नियरली 10 के करीब नई दवाइयाँ हर साल FDA अप्रूव करता है ऑन्कोलॉजी में, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर। सो वियर्स, आपने सुना डॉक्टर पवन को। सबसे पहले डॉक्टर पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।